नमस्ते बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखा था पूर्णांकों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में कौन कौन से नियमों का हम पालन करते हैं। इनको मैं वापस एक बार और अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला तो नियम था पूर्णांकों में क्रिया समवरक। क्रिया समवरक किसको कहते हैं कि दो पूर्णांक है जिनका जोड़ और गुणा हमेशा ही पूर्णांक ही आता है। इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। फिर उसके बाद दूसरा है पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय का मतलब है कि किसी भी संख्या को हम पहले या बाद में जोड़ या गुणा करते हैं तो आंसर वही रहता है। इसके अलावा साहचर्य नियम का पालन करती है और इसके अलावा प्रत्येक पूर्णांक को यदि अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है जिससे हम गुणा करते हैं। जैसे a को 1 से करेंगे तो a आएगा, इसी प्रकार से 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, इसी प्रकार से। और प्रत्येक जो पूर्णांक है उसको यदि अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर 0 आएगा। इसके अलावा यदि अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम हो तो या तो आप मेरे से संपर्क कर लें या कल वाला वीडियो वापस एक बार और देख लेते हैं। आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। इसके आगे अध्ययन करने से पहले पूर्णांकों में गुणा के जो नियम हैं इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें और बता देता हूँ कि यदि अगर दो पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, उन धनात्मक पूर्णांकों का यदि अगर हम गुणा करते हैं तो हमेशा धन ही आता है। इसी प्रकार से दो ऋणात्मक संख्या होगी, उनका जो गुणा है वो हमेशा वो भी प्लस आता है। जैसे कि प्लस प्लस है उनका गुणा भी प्लस आएगा, माइनस माइनस है उनका गुणा भी प्लस आता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि अगर दो समान संख्या हैं, दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, इनका जो हल है वो हमेशा धन में ही आएगा, चाहे वो प्लस हो दोनों ही या दोनों ही माइनस हो। यदि अगर एक धनात्मक संख्या होती है और एक ऋणात्मक संख्या होती है, इनका गुणा करते हैं, या एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, इनका गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है या विपरीत निशान है तो हमेशा माइनस आएगा। समान निशान है तो प्लस आएगा, विपरीत निशान है तो माइनस आएगा। इसको उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण कि यदि अगर +3 को +3 से गुणा करते हैं तो प्लस का 9 आएगा। -3 को -3 से गुणा करेंगे तो भी प्लस का 9 आएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो दोनों के निशान बराबर है तो इसलिए आंसर भी बराबर ही आएगा, 9 आएगा, दोनों ही प्लस की आएगी। यदि अगर प्लस का 3 हो और माइनस का 3 हो, इनका गुणा करेंगे तो 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 आएगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसी प्रकार से -3 को +3 से गुणा करेंगे तो भी -9 आएगा। ये जो नियम है ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा गुणा करने में जो है वो हमेशा काम आएंगे। इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से समझ करके याद कर लेना, क्योंकि ये आगे तक भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। इसके बाद हमने कल गुणा और जोड़ की संक्रियाओं के नियमों के बारे में देखा था। आज हम भाग की क्रिया जो है उस भाग की क्रिया के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले भाग की क्रिया में पहला नियम है कि यदि a और b दो पूर्णांक हैं, a और b दो पूर्णांक हैं और यदि दोनों पूर्णांकों में एक में b का भाग देंगे, a भाजक b। गुणा में तो हमने देखा था कि a और b दोनों पूर्णांक है और दोनों को गुणा करते हैं तो वह समवर्ग है, यानी कि हमेशा पूर्णांक ही आता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं, पूर्णांक आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। तो ये a को जब भाग देंगे b में तो वह पूर्णांक हो भी सकता है और पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। इसको हम उदाहरण देते हैं कि 4 में यदि अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 4 में 3 का भाग जाता ही नहीं,
तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4/3। 4/3 जो है वो पूर्णांक नहीं, क्योंकि पूर्णांक के बारे में हमने देखा था कि पूर्णांक तो वो संख्या है जो धनात्मक हो ऋणात्मक हो। तो न तो ये धनात्मक तो है, लेकिन जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। ये जो है परिमेय संख्या कहलाती है। ये हम आगे कक्षा 8 में और अध्ययन करेंगे। तो इसलिए ये जो है ए को बी में यदि अगर भाग देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्णांक आए। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है कि यदि ए एक पूर्णांक है तब ए भाजक 1 = 1। यदि ए कोई भी पूर्णांक है और इसमें हम यदि 1 का भाग देंगे तो हमेशा ए ही आएगा। 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 आएगा। इस प्रकार 1 में यदि अगर 1 का भाग देते हैं, 1 क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, उसमें 1 का भाग देंगे तो हमेशा ए आएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है कि यदि ए जो है एक पूर्णांक तो है लेकिन वह अशून्य है। अशून्य का मतलब है, हमने देखा था पूर्णांकों में कल जो अध्ययन किया था, पूर्णांक कौन कौन से होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। तो ये सब पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक तो है लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ये पूर्णांक अशून्य, अशून्य का मतलब ये 0 नहीं होता है। तब 0 में यदि अगर हम a का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। लेकिन यदि a में अगर हम 0 का भाग देंगे, 0 में a का भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन a में जब 0 का भाग देंगे तो ये इसमें भाग जाता नहीं है या जा नहीं सकता है। इसको हम जो है अपरिभाषित कह सकते हैं। इसको हम है ना, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें ये जो भाग है वो नहीं जाता है, ये इसको नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से इसको अपरिभाषित भी कह सकते हैं। फिर चौथा नियम है कि यदि ए का भाग बी में दे, साहचर्य नियम जो है, साहचर्य नियम का ये पालन नहीं करता है। कल हमने गुणा में देखा था कि ए गुणा बी गुणा सी, तो इसको पहले गुणा करो चाहे इसको पहले गुणा कर लो, लेकिन आंसर जो है वही आता है साहचर्य नियम का। लेकिन भाग के समय में ये स्थिति केवल एक बार हो सकती है, एक ही कंडीशन हो सकती है। कब? जब सी जो है वह 1 हो, जब 1 होगा उस कंडीशन में ही जो ये स्थिति बनती है। इसके बारे में हम आगे जब और सवाल करेंगे तब हम देखेंगे। इस प्रकार से ये जो भाग के नियम हमने देखे हैं। भाग के नियमों के बाद में यदि अगर हम ये भाग के नियम देख लिए, अब इसके बाद आते हैं हम पूर्णांकों की घात। पूर्णांकों की घात, पूर्णांकों की घात किसको कहते हैं? कोई भी जो पूर्णांक है उनको हम गुणा करते हैं, 2 × 2 × 2। समान संख्याओं का यदि अगर हम गुणा करते हैं, 2 × 2 × 2, तो ये कि 2 जो है इसको लघुत्तम रूप में या शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 3 × 3, 3 यहाँ कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको 3 की घात 2 हम लिख सकते हैं। -5 × -5 × -5, यहाँ पर -5 कितनी बार है? 3 बार, तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2, यहाँ -5 की घात 3। यहाँ पर जो घात है वो तो 3 कहलाती है, इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, और यहाँ ये कहलाता है आधार। अब इनमें आधार संख्या कौन सी है? 2। इसमें आधार संख्या कौन सी है? 3। और इसमें आधार संख्या कौन सी है? 5। तो इस प्रकार से हम इनको घातांकों के बारे में लिख सकते हैं। इसको विस्तारित रूप से लिखना हो तो विस्तारित किसी भी संख्या को -4 की घात 3, इसको विस्तारित रूप से लिखना है
तो -4 इंटू -4 इंटू -4, इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर के मुख्य मुख्य बिंदु हमने आज अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बारे में हम आगे प्रश्नावली को ले लेते हैं। प्रश्नावली 2 है, या अभ्यास 2 है। आज हम अब अभ्यास 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अभ्यास 2 का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में मैं कोई से भी 2 सवाल आपको करके बताऊंगा। इसके बाद में बाकी के जो सवाल है वो आपको अपने घर में अपनी कॉपी में स्वयं से करने हैं। यदि अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से या अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना। सिंपल है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है। गुणा हमने जो पूर्व क्लासों में हमने पढ़ा होगा। तो मैं पहले का सी देख लेते हैं अपन, -17 इंटू -20, इन दोनों का हमें गुणा करना है। इनको गुणा करने के लिए हम सबसे पहले देखें तो दोनों संख्या कौन सी है, ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्या दोनों, इसलिए इनका जो उत्तर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों हमने पहले पढ़ा था, दोनों अगर समान निशान है तो उनके उत्तर धन आएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। अब 17 को 20 से गुणा करना है, तो 17 को 20 से गुणा करने के लिए यहाँ पर 17 को 2 से गुणा करते हैं, तो 17 दूनी 34 हो गए, और आगे एक 0 है तो एक आगे 0 लगा दिया, तो 340 हमारे पास आंसर है। इन सवालों को अपने को ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि बी वाला जो सवाल है, -225 इंटू 8। अब यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है और दूसरी धनात्मक संख्या है, तो इसलिए हम आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसलिए आंसर माइनस का आएगा। अब 225 को हमें 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा करने के लिए हम रफ कार्य में जो गुणा करते हैं, 225 इंटू 8 को 5 से करेंगे तो 8 पंजा 40, 8 को 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल की लगी 2, 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो कितना आ गया 1800, तो माइनस का 1800। अब यहाँ पर तो क्या है कि हमें जो थोड़ा गुणा करना पड़ा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पर हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो साहचर्य नियम का पालन करते हैं, तो एक उनको क्रम बदल करके भी हम गुणा कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में पहले सवाल में इसी प्रकार से करना है। जैसे कि मैं ये के वाला जो सवाल है वो ले रहा हूँ, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। इस सवाल को करने से पहले मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अगर माइनस वाली संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनको यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा करने में 1 2 3 4 5 संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। तो यदि 5 संख्या होगा तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, और यदि अगर सम संख्या का मतलब है या तो 2 संख्या हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस प्रकार से अगर मान लो इनका माइनस संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितनी 1 2 3 4 5, ये 5 विषम संख्या है इसलिए माइनस आएगा। यदि अगर ये 4 ही होती तो 4 सम संख्या है तो उसका आंसर प्लस में आता, 6 होती तो प्लस में आता, 8 हो, अगर 8 संख्या ऐसी माइनस वाली को गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, 10 संख्या होगी तो भी प्लस में आएगा, 12 होगी तो भी प्लस में आएगा। लेकिन यदि अगर 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी
तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस लिख देते हैं। इसके बाद में इनको हम क्या करते हैं कि क्रम विनिमय करते हैं। 2 को 5 से गुणा करते हैं, इनको हम -1। चूँकि अब निशान तो हमने यहाँ पर लिख ही लिया, इसलिए यहाँ पर, और हमने देखा था कि पूर्णांकों को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी। तो इस पूर्णांक को इन पूरी संख्याओं से गुणा करेंगे तो भी यही संख्या आनी चाहिए, इसलिए इसको हम यहाँ पर एक बार हटा सकते हैं। यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद में 2 × 5 ये वाली आ गई। फिर इनको 3 × 4, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, 4 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, और ये वाला माइनस यही है। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, और ये माइनस है तो ये -120। ये हमारा आंसर। इसको समझने के लिए हम इसको एक बार और वापस में समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने माइनस तो वो लिख दिया। फिर इनको 5 को 2 से करते हैं तो 10, 4 को 3 से करते हैं, 5 को 2 से किया 10, 4 को 3 से किया 12, 12 को 10 से गुणा करना है तो 12 को 10 से गुणा करने के लिए तो कुछ नहीं, कल एक 0 लगा देना आगे, तो 120 हो गया। 120 को यदि अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 120 ही आएगा। तो यहाँ पर 120 और ये माइनस, ये आंसर। तो इस प्रकार से आपको जो है क्रम विनिमय करके और इनके आंसर बताने हैं। ये आपका पहला सवाल हो गया। बाकी के जो सवाल है, जैसे कि मैंने सी बताया, बी बताया और के बताया, बाकी के जो बच्चों में सवाल है ए, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एल, ये सारे जो सवाल हैं आपको अपने घर में करना है। और यदि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वापस मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए।